Hello friends, good morning to all of you. I hope you all are good at your place. I'm also happy to see you again. Guys, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों का चॉइस थ्योरी का असाइनमेंट, राइट? चॉइस थ्योरी, आपका हॉलर वेरिएंट जो बुक है, जो रीडिंग्स है, उसमें चैप्टर नंबर 5 है चॉइस, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 बजट कंस्ट्रेंट, चैप्टर नंबर 3 प्रेफरेंस, चैप्टर नंबर 4 यूटिलिटी एंड चैप्टर नंबर 5 चॉइस। तो गाइस ये वही का कंसेप्ट है, चॉइस थ्योरी। लेकिन गाइस आज हम लोग अपना असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं, वो भी गाइस मॉड्यूल 1, ठीक है, मॉड्यूल 1। वैसे तो गाइस हम लोग अपने रेगुलर स्टूडेंट को सारी बातें बताते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि गाइस जो हमारी क्लासेस होती हैं वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दी गई है हमने अपनी क्लासेस, ठीक है। हम मतलब बेसिकली अपनी क्लासेस को 3 पार्ट में पढ़ाते हैं। कैसे कैसे? तो गाइस जो पार्ट 1 होता है, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली लेवल 1, ठीक है, लेवल 1। उस लेवल 1 में हम लोग सारा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो है सारा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं सब लोगों के लिए, राइट। कंसेप्ट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें अपनी रीडिंग हॉलर वेरिएंट की, तो हॉलर वेरिएंट के कंसेप्ट पढ़ने जरूरी है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आने वाला वहां से कुछ क्वेश्चन, मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि भाई वो आपसे हॉलर वेरिएंट की थ्योरी एग्जाम में पूछेंगे, कतई नहीं पूछने वाले। लेकिन वो जो एग्जाम में पूछेंगे उसका जो बेसिक है वो हॉलर वेरिएंट में है, यानी थोड़ा बहुत तो बेसिक आपको वहां से भी स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस ये जो लेवल 1 है गाइस, ये कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल रहेगा आपकी क्लासेस में, जैसा कि क्लासेस में हमारी होता है। उसके बाद में गाइस हमारा ये लेवल 2 होता है। लेवल 2 में गाइस हम लोग असाइनमेंट 1 करवाते हैं, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूल 1। गाइस इस मॉड्यूल 1 में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, राइट, कंसेप्ट बेस्ड, जिनका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जरूर होता है, लेकिन ये मॉड्यूल 1 है और ये लेवल 2 है। तो जो आप कंसेप्ट यहां पढ़ रहे होते हो उसका थोड़ा सा थ्योरी व्यू, उसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल व्यू, ठीक है। ये बहुत टफ नहीं होता, लेकिन हाँ ये लेवल 2 का पार्ट जरूर है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे मॉड्यूल 1 में, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर यहाँ पे होता है लेवल 3। लेवल 3 इज द एंड, लेवल 3 एंड है। मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी बच्चे के मार्क्स मान लो आउट ऑफ टेन अगर 5 या 6 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसने लेवल 1 ही कर रखा है बस, यानी हॉलर वेरिएंट को पढ़ रखा है। जो रीडिंग रिकमेंडेड है कि उनको बुक, मतलब वही बुक की पढ़ रखा है, ठीक है। और अगर किसी बच्चे के मार्क्स 6 या 7 तक आ रहे हैं, मैक्सिमम 7, तो इसका मतलब वो बच्चा लेवल 2 का है बस, मतलब उसने सिर्फ मॉड्यूल 1 कर रखा है, या फिर वो क्वेश्चन कर रखे हैं जिनको हमने मॉड्यूल 1 में रखा हुआ है, तो उसके 6 या 7 नंबर आएंगे। लेकिन अगर आपको 8 9 10, ठीक है, 8 9 10 अगर ये मार्क्स चाहिए, और ऑब्वियसली बात है आपको 9 और 10 चाहिए, तो गाइस उसके लिए आपको लेवल 3 करना पड़ेगा। लेवल 3 इज द एंड। लेवल 3 में गाइस क्या है, ध्यान रखना, लेवल 3 इज बेसिकली मॉड्यूल 2। जैसे हमारा मॉड्यूल 2 है, इसमें गाइस कंप्लीटली हाई लेवल न्यूमेरिकल्स होंगे। और वो हाई लेवल न्यूमेरिकल्स का मतलब ये नहीं है कि जो जबरदस्ती आपको करा दिए जाएंगे, नहीं गाइस, वो न्यूमेरिकल्स हैं जो या तो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन का पार्ट होगा, या तो गाइस वो पास्ट ईयर में पूछे गए हो आपसे, और साथ साथ वो कॉलेज के इंटरनल्स में पूछे गए हों, राइट। क्योंकि गाइस देखो कॉलेज के जो इंटरनल्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो थोड़े ठीक ठाक होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, उनमें क्वेश्चन का लेवल होता है। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि वहां पे जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को ही पेपर में पूछ लिया जाता है, गिवन दैट कि शायद वही टीचर पेपर बना रहा है जिस टीचर ने आपका इंटरनल बनाया हो। जैसे एग्जाम्पल ऐसा होता है कि डीयू में 4 5 कॉलेजेस है, ठीक है, जिनके टीचर्स बहुत फेमस है, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, ठीक है, ऑफिशियली नाम नहीं ले रहा, बट अपने रेगुलर क्लास में सब बताता हूँ। तो 4 5 कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनके टीचर्स बहुत टॉप लेवल के हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये लोग उन्हीं टीचर्स को बोलते हैं कि आप पेपर बनाओ, ठीक है। तो वो पेपर बनाते हैं, तो वो ट्राई ये करते हैं कि वो अपने इंटरनल असाइनमेंट या इंटरनल क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो उसमें एग्जाम में दे देते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना पुराना, कि बच्चे कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन आपकी क्लास का आ गया है,
मेरी क्लास का क्वेश्चन नहीं होता वो, मैंने भी किसी कॉलेज से ही लेकर आपको करवाया होगा, राइट। ऑब्वियस सी बात है, हमारा काम है आपके मार्क्स हमें चाहिए, वो हम कैसे भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो कहते अगर आपको 9 और 10 मार्क्स चाहिए तो कहते आपको लेवल 2, वो लेवल 3 मॉड्यूल 2 करना पड़ेगा, जो कम्प्लीटली न्यूमेरिकल होगा। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ अगर आप मान लो कंप्लीटली पढ़ रहे हो तो आपका मेजर फोकस यहाँ पे, मतलब 60% फोकस आपका लेवल 3 वाले पर हो। फोकस का मतलब जान लगा देना इस पर, ठीक है। 20% यहाँ पर हो और 20% यहाँ पर हो, राइट। तो गाइस बेसिकली ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट, दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। इसके बाद में ये सफिशिएंट है, लेवल 3 सफिशिएंट, ऐसा आप कह सकते हो थोड़ा मैथमेटिकली। लेवल 3 जो वो सफिशिएंट है और लेवल 1 इज नेसेसरी, राइट। तो ये चीजें हम लोग अपनी क्लासेस में करवाते हैं, इसी के हिसाब से हम लोग डिस्कशन अभी करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ कुछ चीजें और मैं और डिस्कस कर लूं, क्योंकि अभी मैंने 2-3 दिन पहले चीजें फिगर आउट करी हैं गाइस। मतलब 2-3 दिन पहले, मतलब मैं अगस्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये कोई बच्चे ये वीडियो मेरी नवंबर में देख रहा है तो फिर नहीं, मैं अगस्त, जुलाई अगस्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये चीज नोट करी, फिगर आउट करी है कि जैसे एक तो आपका जो एग्जाम है, आपका एग्जाम गाइस मिड ऑफ दिसंबर में, ठीक है। आपका जो एग्जाम है वो मिड ऑफ दिसंबर में, मिड ऑफ दिसंबर का मतलब हो जाता है अराउंड अराउंड 20 दिसंबर से, ठीक है। वो टेंटेटिव है, ऊपर नीचे हो सकता है, या हो सकता है 20 दिसंबर से कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो, बट आपका एग्जाम 23 दिसंबर को, ठीक है। वो 20 दिसंबर आप मान के चलो। तो अगर मैं आज से बात करूं, अब आज जो डेट है, मतलब हमारे पास में सितंबर है, अगस्त है, नवंबर है। अब ये वीडियो मेरी जो बच्चा जिस टाइम देख रहा है, जो स्टूडेंट जिस टाइम देख रहे हो, तब से चीजों को फिगर आउट कर ले। तो मोरलेस अब ये चीज ध्यान रखो कि आपके पास टाइम कितना बचा है एग्जाम के लिए, और फिर उसमें आपके सब्जेक्ट क्या क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स ये दो सब्जेक्ट ऐसे जो बहुत बहुत और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, मतलब इनसे ज्यादा चैलेंजिंग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इनसे ज्यादा चैलेंजिंग। यानी इन्हीं सब्जेक्ट में बच्चा फेल भी होता है, इन्हीं सब्जेक्ट में स्टूडेंट जो है टॉप भी करता। टॉप का मतलब आउट ऑफ 75 यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 65, गिवन दैट कि आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है। तो आपके सुपर डुपर सीनियर्स और भी बातें हमारी चीजों को फॉलो करते थे, बड़ी है आफ्टर कोरोना, लॉकडाउन एंड ऑनलाइन एवरीथिंग, ओपन बुक एग्जाम, इन्हें सब कुछ तहस नहस कर दिया। ओपन बुक एग्जाम में सब कुछ खराब कर दिया, राइट। पेपर तो अगेन बहुत टफ देते थे ओपन बुक में, अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर तो भी आपका, अगर पिछले साल की बात करूं तो आपके सीनियर जो पेपर तो उनका भी ठीक ठाक आया था, बट वो चीटिंग वाला था। पता था कि ओपन बुक होना, तो ठाए ठाए चीटिंग हो गई, ठीक है। तो वो तो यूजलेस बात, उसको तो हटा दो, ठीक है। लेकिन आप माइंड में रखो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सारी कसर निकालेंगे आप लोगों से। सेमेस्टर 2 MM2 आपको पता है पूरी बढ़िया करके कसर निकली है ना, ठीक है। और अभी तो कसर बची है, अभी तो रुको, अभी तो पता चलेगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर हमें सब कुछ पहले से पता है तो किस चीज का इंतजार है, किस चीज का वेट कर रहे हैं हम, टाइम जाने का वेट कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। ये तो फिलोसफी हटा दो ना कि टाइम ने हमें बर्बाद किया, हम टाइम को बर्बाद करेंगे, वो हटा दो फिलोसफी, ठीक है। पॉइंट ये रखो कि अगर आपके पास में जितना भी टाइम, अगर मैं आज से बात करूं तो 3-3.5 महीने हैं, ठीक है, अगर आज से बात करूं, और आपके पास 3 सब्जेक्ट है मेजर लेवल पे, 2 सब्जेक्ट और भी हैं, चलो वो हो जाएंगे हैंडल, ठीक है, लेकिन 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है आप लोगों को, स्कोर भी करना है, बिकॉज ध्यान रखना सेमेस्टर 3 की सारी नॉलेज आपकी सेमेस्टर 4 में ट्रांसफर होगी, और सेमेस्टर 3-4 की सारी नॉलेज आपकी मास्टर्स में ट्रांसफर होगी। तो डोंट टेक एनी रिस्क कि भाई हो जाएगा, देख लेंगे, कुछ नहीं देख सकते आप, कुछ नहीं होगा, राइट। पेपर टफ आएगा, टफ आएगा और टफ 100% आएगा। तो क्लास जल्दी से स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छा, क्लास के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज कर दी है, सुधीर सर और मैंने, शायद आपको पता ही है ये बात तो, ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सुधीर सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सुधीर सर। और माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जिसमें मैक्रो गाइड आपकी 100% फ्री है, उस फ्री का भी मैं कंसेप्ट बताऊंगा जब मैं मैक्रो का ट्रायल दूंगा,
फ्री होने के बाद भी मैं आपको मैक्रो का ट्रायल दूंगा, ठीक है। तो जब ये इसका मैक्रो का ट्रायल होगा, ठीक है, तो उसमें फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्यों इसको मैंने फ्री रखा है और इसको मैं कैसे हैंडल करना है, कैसे हम इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो टाइमिंग है गाइस वो 6 to 8 है, ठीक है। 6 to 8 शाम में 6 से 8 हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये टाइमिंग बेस्ट टाइमिंग है आप लोगों के लिए। और गाइस वीक में मिनिमम 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस। 2 क्लासेस का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। एक क्लास एक ही बारी हो रही है, दूसरी क्लास भी एक ही बारी हो रही है, मतलब नो रिपीटेशन। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग एक क्लास को 2 से 3 बार रिपीट करते, बट नहीं, वो नॉनसेंस की बात है। बिकॉज गाइस अगर हम ऐसा करेंगे तो आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, ठीक है। एक तो हम लोग पूरा लाइव पढ़ाएंगे, ऑफलाइन और लाइव जो सब पढ़ा रहे हैं अपनी क्लासेस में, ठीक है। और प्लस आपको 2 क्लासेस देंगे, इसका मतलब आपकी वीक में 2 क्लास होगी। एक स्टूडेंट 2 चीजें पढ़ेगा, ठीक है, एक स्टूडेंट 2 क्लास पढ़ेगा ईच सब्जेक्ट, मतलब स्टैट्स की 2 क्लासेस और माइक्रो की 2 क्लासेस, ठीक है। स्टैट की 2 क्लासेस अलग है, माइक्रो की 2 क्लासेस अलग है, और मैक्रो की एक क्लास अलग है। वो मैं जब मैक्रो की बताऊंगा ना, पूरा डेमो ट्रायल और ओरिएंटेशन, तो मैं मैक्रो की डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो गाइस ये पूरा एक डिस्कशन था। अब गाइस मैं यहाँ पर साथ में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ असाइनमेंट, ठीक है। तो असाइनमेंट में मैं एक वीडियो यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, वो मैंने करा रखी है, तो वो गाइस आप वीडियो लास्ट तक देखना। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग और द शेड्यूल, देन यू कैन व्हाट्सएप हियर 9810836285। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए फिर अब वीडियो हमारी जो न्यूमेरिकल वीडियो है वो देखते हैं, जो चॉइस का मॉड्यूल 1 का असाइनमेंट है, ठीक है। ओके, स्क्रीन आएगी, ठीक है। बेसिकली मेरा असाइनमेंट, सबसे पहला असाइनमेंट जो मैं आपको किसी गाइस शेयर कर रहा हूँ, तो वो असाइनमेंट को उसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज द असाइनमेंट गाइस ऑन योर स्क्रीन, प्लीज ध्यान से देखिएगा। गाइस दिस इज द असाइनमेंट, इसका नाम है गाइस चॉइस, ठीक है। आपको पता होगा कि आपको जो सिलेबस है उसके टॉपिक्स कैसे कैसे, ठीक है। तो ये चॉइस का जो चैप्टर है गाइस, ये उसका असाइनमेंट है। और गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या है। कुछ टर्म्स बताऊंगा, जैसे एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं ये लोग फाइंड द ऑप्टिमल लेवल ऑफ एक्स एंड वाई। फिर आगे अगेन डिटरमाइन द ऑप्टिमम लेवल। फिर आगे उन्होंने आपको ये खतरनाक सा क्वेश्चन दे दिया, एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर अल्फा, ठीक है। और ये एक उन्होंने क्या दिया जी, प्रूव दैट एक्स ये और वाई ये वाला, ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देखें बच्चा, ये क्वेश्चन दे दिया, कहते जी शो दैट, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपको लॉगरिथमिक में दे दिया उन्होंने, मतलब स्टेप से क्वेश्चंस की बात कर ली। आगे क्वेश्चन है, फिर आप देखें ये क्वेश्चन आ गया। आप इस क्वेश्चन को बच्चा पहली बार देख रहे हैं, मैं जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इस क्वेश्चन का नाम क्या होता है, ठीक है। इसे कहते हैं सबसिस्टेंस लेवल ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है। ये है जब वो कहते हैं जी शो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एम, ठीक है। फाइंड द ऑप्टिमल। अब एक चीज समझ पा रहे हो आप, एक चीज ध्यान दे पा रहे हो, क्वेश्चंस के अंदर पार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनमें एक जो मेजर पार्ट है वो यही है, डिटरमाइन दी ऑप्टिमल वैल्यूज, ठीक है। और आप देखें हर बार जो प्रेफरेंस बदल रहा है, हर बार एक जो यूटिलिटी फंक्शन बदल रहा है, ठीक है। उसके बाद गाइस ये है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आप देखें, ये क्वेश्चन मिनिमम ऑफ 2x प्लस का y और 2y प्लस का x, ठीक है। फाइंड द इक्विलिब्रियम बंडल फॉर ईच काइंड ऑफ प्रेफरेंसेस, जो प्राइस ये दे रखा है। तो बेसिकली गाइस क्वेश्चंस के लेवल हो गए। तो इस असाइनमेंट में आगे आपके गाइस 15 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन और ऐड करूंगा मैं, मैक्सिमम 5, उससे ज्यादा नहीं। एंड कहते गारंटी हो जाएगी कि मैक्सिमम 20 क्वेश्चन करके आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा इस टॉपिक पर, ये गारंटी रहेगी। आप फिर पास्ट पेपर कोई भी उठा लेना, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, गारंटी गाइस आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला होगा, ठीक है। लेकिन बच्चे एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे अपनी क्लासेस के लिए हर टॉपिक के लिए 4 से 5 घंटे चाहिए। तो वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं इन असाइनमेंट को कराने से पहले, इन असाइनमेंट के न्यूमेरिक को बेटा कराने से पहले, इन न्यूमेरिकल्स में जो इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, बेसिकली टूल्स, ठीक है, औजार, टूल्स, मेजरमेंट्स, वैल्यूज, क्या क्या चीजें हैं जो इसमें इस्तेमाल हो रही हैं और होंगी,
गाइस मैं आपको पहले वो सब चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल, जैसे ये वाला प्रेफरेंस है कोसाई लीनियर, ठीक है, ये वाला प्रेफरेंस x1 प्लस का 2 और x2, नॉर्मली गाइस इसको हम वेल बिहेव्ड बोलेंगे, ठीक है, इसे बोलेंगे सबसिस्टेंस लेवल ऑफ सबसिस्टेंस लेवल प्रेफरेंस, ठीक है, मेरी भी जबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या आ गया, मिनिमम ऑफ 2x प्लस का y कॉमा x प्लस का 2y, ये हो गया बेटा एलन सब्स्टिट्यूट, ये भी एलन सब्स्टिट्यूट। और अब देखेंगे तो बेटा देखिए मिनिमम ऑफ ये वाला, दिस इज द मिनिमम ऑफ, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ बेटा इस चीज को, ठीक है, देखिएगा, देखिए क्वेश्चन, ये यूटिलिटी u इज इक्वल्स टू, ये यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 4x कॉमा 2x प्लस का y, समझ रहे हो क्वेश्चन का लेवल। तो बच्चों पता है क्या है, अब देखो क्वेश्चन में ये यूटिलिटी फंक्शन बीच में दे रखा है, इसका मतलब असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, असाइनमेंट क्या कह रहा है, असाइनमेंट कह रहा है कि भाई मैं जो प्रेफरेंस दे रहा हूं ना, पहली बात तो ये श्योर हो जाना कि तुम्हें वो प्रेफरेंस सॉल्व करना आता है, उसका ऑप्टिमम निकालना आता है। क्योंकि गाइस अगर आपको ऑप्टिमम निकालना आता होगा तो गाइस आप उससे रिलेटेड उसके एक्सटेंडेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये मैटर करता है क्वेश्चन में दिमाग कहाँ लगाना है। मैं अगर अभी इसको स्टार्ट करता हूं तो आप गाइस क्वेश्चन में इस प्रेफरेंस को पे इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रेफरेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन कनेक्टेड है उससे उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं इस असाइनमेंट को अभी नहीं करा रहा आपको, ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। मैं अभी आपको इस असाइनमेंट में जो भी टूल्स यूज हो रहे हैं वो डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, दैट मींस यूटिलिटी प्रेफरेंसेस, ठीक है बच्चा। कितने टाइप के यूटिलिटी प्रेफरेंसेस होते हैं, मैक्सिमम आ सकते हैं पेपर में बच्चा, मैं आपसे वो डिस्कस अभी कर रहा हूं, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं अभी। चलिए जी, ओके ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, कॉपी पेन ध्यान रखना, मेरी एक एक बात नोट करना, जरा सा भी ध्यान इधर उधर मत बटाना। अगर ध्यान हल्का सा भी इधर गया तो अगर आपने आधा घंटा वीडियो देखी है बेटा वो आधा घंटा पूरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर मिनट हर एक पल में एक इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, ठीक है गाइस। सो प्लीज स्टार्ट हो जाइए, ठीक है, ओके जी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा दो तीन चीजें समझना, मैंने कहा ना आपको टूल्स सिखा रहा हूं, जो भी टूल्स यहाँ पे यूज होंगे वो जरा वो समझना ध्यान से। क्या क्या बच्चा, कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कमोडिटीज, बच्चा कमोडिटीज दो टाइप की होती हैं, ठीक है जी, कितने टाइप की होती है मेरे बच्चों, कमोडिटीज टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है गुड कमोडिटी, एक होती है बेटा बैड कमोडिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, एक होती है गुड कमोडिटी और एक होती है बेटा बैड कमोडिटी, ठीक है जी। बच्चा गुड कमोडिटी का मतलब होता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है ये, और बैड का मतलब होता है MUX, उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है, ठीक है बेटा, उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। इतनी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी। चलिए जी, अब ध्यान से समझना बेटा, जो गुड कमोडिटीज होते हैं, जो गुड कमोडिटीज होती है यानी अच्छी कमोडिटीज, बेटा ध्यान रखना उनका सोल्यूशन जो होता है उनका इंटीरियर सोल्यूशन होता है। क्या सोल्यूशन होता है बेटा, इंटीरियर सोल्यूशन। अब बोलोगे सर इंटीरियर का मतलब क्या होता है, ठीक है ध्यान से समझना, मैंने कहा ना एक एक मिनट यानी हर एक सेकंड में, मिनट तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, हर एक सेकंड आपको नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और बेटा ध्यान रखना यहाँ पे आपको माइक्रो के साथ साथ मैथमेटिकल टूल्स भी सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, वो जरा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना यहाँ पे। बेटा इंटीरियर सोल्यूशन का मतलब होता है कि एजेंट एक्स को भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा और वाई को भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा, यानी दोनों को दोनों नॉन जीरो होंगे, ठीक है जी, दोनों को दोनों नॉन जीरो होंगे, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होंगे। इंटीरियर सोल्यूशन होगा कब बेटा, जब कमोडिटीज गुड होंगी, ठीक है। एक बात बेटा ध्यान रखना यहाँ पर। और बेटा जब कमोडिटीज बैड होंगी, जब कमोडिटी मेरे बच्चों बैड होंगी, यानी अगर आपने प्रूफ कर दीजिए बैड कमोडिटीज है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या टूल्स होते हैं बैड प्रूफ करने के। मान लो बैड प्रूफ हो गई या बैड गिवन है, तो ध्यान रखना ऑलवेज 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 कॉर्नर सोल्यूशन होगा। कैसा मेरे बच्चों, कैसा सोल्यूशन होगा, ऑलवेज कॉर्नर सोल्यूशन। आप बोलते सर अब कॉर्नर का मतलब क्या होता है, तो बच्चों कॉर्नर का मतलब होता है, मान लो बंडल है x, y, तो या तो x0 y पॉजिटिव या फिर y0 x पॉजिटिव, यानी
हमेशा बंडल में कोई एक अमाउंट जीरो होगा। इसका मतलब कोई भी अगर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमल पॉइंट आएगा तो बेटा वो कॉर्नर पे ही आएगा। ठीक है बच्चा, किस पे आएगा? वो कॉर्नर पे आएगा। यानी देखो ना, एक बार x0 y पॉजिटिव यानी y एक्सिस पर आ गया, या ये बेटा y एक्सिस पर आ गया। अच्छा एक चीज मिस्टेक कर गया मैं, ये पॉजिटिव मतलब x, ये पॉजिटिव बच्चा, y0 x पॉजिटिव, इसका मतलब बेटा ये x एक्सिस पर आ गया। ठीक है जी, ये बात ध्यान रहिए आप लोगों को बढ़िया से। नो, एक तो बेटा ये ध्यान से समझना। अब बात आती है एमआरएस की, जिसका नाम है जिसका फुल फॉर्म बेटा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो बेटा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब बात आती है कि सर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये एमआरएस बेसिकली होता ही क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं। ये बेटा दो पार्ट में मतलब ये दो जगहों पे काउंट होता है एमआरएस। ठीक है, एक तो होता है बेटा इकोनॉमिक्स में, एक होता है बेटा मैथमेटिक्स में। अब बोलो सर ये क्या बातें कर रहे हो, इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स क्या लिया है आप? बेटा समझना, मैंने कहा ना टूल सिखा रहा हूँ। जब मैं आपको टूल सिखा रहा हूँ, जब मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, तो बेटा टेक्निक्स तो फिर अजीबोगरीब ही होंगी, लेकिन ध्यान रखना जब भी टेक्निक इस्तेमाल होंगी ना जगहों पर, अपनी अपने अपने प्लेसेस पर, तब आपको रियलाइज होगा हाँ यार सिखाते हुए तो पता नहीं क्या क्या बातें चल रही थी, लेकिन जब यूज हुई है तो एग्जैक्ट जगह जाके फिट हुई हैं। ठीक है बच्चा, तो प्लीज ध्यान से समझना मेरी बातें। बेटा एमआरएस बेसिकली है क्या? अगर आप एमआरएस को एमआरएस को मैथमेटिकली लेकर आए तो एमआरएस इज नथिंग बेसिकली अ स्लोप दैट इज सिंपली डिवाइड बाय डीएक्स, है ना? ऐसे ही कुछ होता है। मेरे वीडियो लेक्चर्स उसमें मैंने बताया कि स्लोप होता है डिवाइड बाय डीएक्स एमआरएस जो होता है। ठीक है, उसका स्लोप के अलावा कोई और मीनिंग नहीं होता। लेकिन इकोनॉमी में बेटा वो स्लोप तो है, स्लोप ऑफ द आईसी, स्लोप ऑफ द आईसी। ठीक है, ये स्लोप ऑफ द कर्व है। मैथमेटिक्स में आईसी नहीं बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। मैथमेटिक्स में आईसी नहीं बोलेंगे, कर्व बोलेंगे, या फिर लाइन बोलेंगे। ठीक है, बट इकोनॉमिक्स में आईसी बोलेंगे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या कर्वेचर में हो। ठीक है बेटा, तो इकोनॉमिक्स में जो ये है बेसिकली एमआरएस, उसको हम डिनोट करेंगे ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ, ठीक है बेटा, ट्रेड ऑफ। एमआरएस को इकोनॉमिक्स में ट्रेड ऑफ कहते हैं। अब ट्रेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है जरा वो समझ लो। एक एक चीज इंफॉर्मेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है सैक्रिफाइस और गेन, है ना? ये तो होता है, गलत तो नहीं कह रहा? सैक्रिफाइस एंड गेन। ठीक है बच्चों, सैक्रिफाइस एंड गेन। अब बच्चा एक बात बताओ, सैक्रिफाइस हो या गेन हो, कौन से टाइप के गुड्स के लिए यूज होता है? सॉरी, कौन से टाइप की कमोडिटीज के लिए यूज होता है? मैंने आपको दो कमोडिटीज बताई हैं, एक गुड और एक बैड। ठीक है बच्चा, दो कमोडिटीज बताई मैंने आपको, एक गुड कमोडिटीज और एक बच्चा बैड कमोडिटीज। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक गुड कमोडिटीज और एक बच्चा बैड कमोडिटीज। तो मुझे बताओ सैक्रिफाइस और गेन किस टाइप की कमोडिटीज के लिए यूज होता है? या थोड़ा सा और बात कर लेता हूं मैं। ये पेन है और ये जब दूर जा रहा है, मतलब ये पेन मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब दूर चला गया, तो मैं सैक्रिफाइस फील कर रहा हूँ। सैक्रिफाइस का मतलब हो गया दुखी हो रहा हूँ। सैक्रिफाइस दिख रहा है कि हाँ यार बंदे ने कुर्बानी दी है, मतलब कोई मुझसे पेन मांगे, मैं उसको पेन दे दूं तो मुझे मालूम होगा कि मेरी क्लास उग जाएगी, तो मैं इसका मतलब और फिर भी पेन दे देता हूँ, इसका मतलब मैंने सैक्रिफाइस दिया इस पेन का, क्योंकि ये पेन मेरे लिए अच्छी कमोडिटी है, ये पेन मेरे लिए बहुत यूजफुल है, ये पेन मेरी यूटिलिटी को बढ़ा रहा है, ये पेन मेरी यूटिलिटी गाइस बढ़ा रहा है, अच्छी कमोडिटी है। ठीक है, तो यानी अच्छी कमोडिटी के लिए सैक्रिफाइस यूज हुआ। ठीक है, और ये पेन अगर मेरे पास वापस आ जाए बहुत खुश हो जाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरी यूटिलिटी बढ़ेगी, है ना, मार्जिनल एडिशनल बेटा बढ़ेगी, इसका मतलब मैं गेन वर्ड यूज करूंगा। यानी चीज, अच्छी चीज आने पर गेन, अच्छी चीज जाने पर सैक्रिफाइस, मतलब दुखी, परेशान हो जाऊंगा। ठीक है, क्या ये चीजें बैड कमोडिटीज में अप्लाई हो सकती हैं? मान लो पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन, या एक ऐसा एनिमल है जिससे मुझे डर लगता है। ठीक है, स्नेक है, डर लग रहा है उसको देखते हुए, वो करीब आ रहा था, बोलूंगा बहुत खुश होऊंगा, हाँ जी मुझे गेन हो रहा है, खेलूंगा उसके साथ, नहीं, वो जितना दूर जाएगा बहुत खुश होऊंगा, जितना पास आएगा बहुत परेशान होने लग जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए बैड है,
मेरे लिए बैड है, वो कहीं देखो वो अपने लेवल पे गुड हो सकता है, हम उसको बुरा नहीं कर रहे हैं। मान लो बच्चा पोल्यूशन है, पोल्यूशन पोल्यूशन ऑब्वियसली बात है हम सबके लिए बेकार चीज है, हम सबको डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली हम खुद भी जानते हैं वो चीज हमारी हमारी बॉडी के लिए अच्छी चीज नहीं है पोल्यूशन, ठीक है। तो जितना कम होगा वो, जितना कम मतलब जितना हमसे दूर होगा तो बच्चा उतना हमें अच्छा लगेगा, और जितना वो हमारे करीब आता जाएगा हम उतने बच्चा नाराज होंगे। इसका मतलब क्यों? क्योंकि वो जो पॉल्यूशन है ना वो गुड कमोडिटी का पार्ट नहीं है, इट्स अ बैड कमोडिटी, ठीक है बच्चा। इसका मतलब हम पॉल्यूशन या बैड कमोडिटीज के लिए सैक्रिफाइस और गेन वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो सैक्रिफाइस और गेन या ट्रेड ऑफ, इस ट्रेड ऑफ में कौन सी कमोडिटीज बेटा यूज होंगी? दैट इज गुड कमोडिटीज। इसका मतलब गुड कमोडिटीज यानी सैक्रिफाइस गेन यानी ट्रेड ऑफ यानी इकोनॉमिक्स में एमआरएस। कुछ कुछ कहानी मैच करी। इसका मतलब ये हो गया अगर किसी क्वेश्चन में मैं एमआरएस को यूज करके सॉल्व कर रहा हूं, ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूं बाय यूजिंग एमआरएस, अगर किसी न्यूमेरिकल पार्ट में मैं एमआरएस को यूज करके उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, तो इसका मतलब यही होगा कि बच्चा जो वो कमोडिटीज है ना वो गुड कमोडिटीज है। क्या है बच्चे? वो कमोडिटीज गुड है, वो अच्छी कमोडिटीज है, वो बेकार कमोडिटी बच्चा नहीं है। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी गाइस? और अगर बेटा मेरे लिए बैड कमोडिटीज आ गई तो ऑब्वियसली बात है बैड के लिए एमआरएस यूज नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं गाइस, बैड कमोडिटीज के लिए एमआरएस इकोनॉमिक्स वाला एमआरएस यूज नहीं होगा फॉर ऑप्टिमाइजेशन। अब बोलो सर बैड कमोडिटीज के लिए क्या करेंगे? तो बेटा वेट एंड वॉच, अभी आपको अपने आप हल्की चीजें पता लगती जाएंगी। इतनी बात समझ में आती है बेटा आपको? अच्छा अगर हम बात कर लेते हो इकोनॉमिक्स का ही एमआरएस यानी गुड कमोडिटीज वाला इकोनॉमिक्स का ही एमआरएस, तो बच्चा एमआरएस बेसिकली बताता है एमयू एक्स अपॉन में एमयू वाई, ठीक है बच्चा। तो ध्यान रखना एमयू एक्स अपॉन में एमयू वाई यानी माइनस का साइन होता है यहां पर, बट माइनस साइन ओनली शो डायरेक्शन। बच्चे माइनस का जो साइन है ना ये शो करता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। क्या शो करता है मेरे बच्चों? ओनली डायरेक्शन, कि भाई वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है बस, उसके अलावा बच्चा वो कुछ भी शो नहीं करेगा। गॉट इट बेटा? चलिए जी अब हम अपने गाइस मैं आपको कुछ प्रेफरेंसेस बता देता हूं, मैं जितने भी पॉसिबल प्रेफरेंसेस हैं सब लिख देता हूं और फिर उनको हम प्रैक्टिस करते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। गाइस हमने अगर वो प्रेफरेंसेस सीख लिए, बढ़िया समझ में आ गए, तो फिर हम पता है बड़े बड़े न्यूमेरिकल कर पाएंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े न्यूमेरिकल इन ही प्रेफरेंसेस पर बेस्ड होते हैं। क्योंकि अगर हमें ये सॉल्व हो गया तो गाइस वो बड़े बड़े न्यूमेरिकल में जो थियोरेटिकल पार्ट है, जो कनेक्टेड पार्ट है, वो सॉल्व हो जाएगा चुटकी बजाते, चुटकियों में सॉल्व होगा, ठीक है। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी आपको। चलिए जी स्टार्ट करते बच्चे हम लोग, आप लिखते जाना मेरे साथ में। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, ठीक है बच्चा। यूटिलिटी एक्स की पावर अल्फा वाई टू द पावर बीटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रीडिंग्स, मैं पहले रीडिंग की बात कर लेता हूं। अल्फा और बीटा का सम तीन टाइप का हो सकता है, एक लेस देन 1 हो सकता है, एक इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है, और एक मोर देन 1 हो सकता है, ठीक है बेटा। लेस देन 1 हो सकता है, इज इक्वल टू 1 हो सकता है और मोर देन 1 हो सकता है। वैसे तो इससे आप जो बोलोगे वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस बोलोगे। अब देखो बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, हल्के हल्के पहली बात तो ये है कि आपको एक ही बारे में तो सारी बातें नहीं होंगी क्लियर, हल्के हल्के करके बेटा आपको कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल क्लासेस देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। या इसी क्लास को 2 से 3 बार, एटलीस्ट 1 से 2 बार तो देखो इस क्लास को भी। जो गाइस रीडिंग कहती है कि वेल बिहेव्ड कोई प्रेफरेंस नहीं होता, वो एक स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नेचर होता है। आई एग्री, रीडिंग बिल्कुल ठीक कहती है। बट गाइस कुछ ऑथर्स होते हैं जैसे कि मैस्कुलिन ग्रीन हो गए हैं, विंस्टन हो गए, ठीक है, या स्नाइडर निकोलसन वाले ऑथर्स हो गए। ये लोग कहते हैं कि वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस भी होता है। क्यों? क्योंकि इनका मतलब हो जाता है कि वेल बिहेव्ड स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्सिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, और स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नेचर में कोई भी प्रेफरेंस आता है, ठीक है जी, तो उससे आप वेल बिहेव्ड बोल सकते हो। 100% नहीं बोलना, बोल सकते हो। तो फिलहाल के लिए गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको आप वेल बिहेव्ड भी कह सकते हो, ठीक है।
बच्चा रीडिंग कहती है जब इसका सम इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, रीडिंग्स के अकॉर्डिंगली, तो इसे आप बोलोगे कॉब डगलस। कॉब डगलस इज अ पार्ट ऑफ स्टिकली कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस एंड वेल बिहेव्ड का जो एक्सटेंशन है, जो वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस बोला जाता है, वो भी स्टिकली कॉन्वेक्स का ही बोला जाता है। तो बेसिकली स्टिकली कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस जो होता है वो वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस होते हैं, और जो कॉब डगलस प्रेफरेंस है वो वेल बिहेव्ड का एक सब पार्ट है, ठीक है बच्चा। तो एक ये प्रेफरेंस हो गया। सेकेंड हमारे पास प्रेफरेंस है बेटा यूटिलिटी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई। ऑब्वियसली बात है, इसे आप क्या बोलते हो, परफेक्ट सब्सटीट्यूट, ठीक है बच्चा, परफेक्ट सब्सटीट्यूट। बच्चों मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, अपनी क्लासेस के अंदर मैंने पूरा डिटेल दी है इसके बारे में, ठीक है, वैल्यू बिहेवियर और कॉब डगलस के बारे में अपनी मेरी जो क्लासेस नॉर्मल क्लासेस एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ मैंने ये नाम लिख के छोड़ दिया है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे बड़ा इसको पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट या फिर लीनियर भी बोलते हैं इसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है ये। अगला है बेटा यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई, इससे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रेफरेंस, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेंस से। उसके बाद बेटा जो प्रेफरेंस है वो है यूटिलिटी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई। इसे बेटा जो इसको जो बोलते हैं इसको मैक्स प्रेफरेंस ही बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यूटिलिटी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ये बेटा कॉनकेव प्रेफरेंस बोलते हैं इसे, कॉनकेव प्रेफरेंस, ठीक है जी, कॉनकेव प्रेफरेंस। सिक्स स्टेप हमारे सामने यूटिलिटी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस का वाई, इसे बेटा क्वाज़ाई लीनियर बोलते हैं। अब मैंने एक बात बताई है, क्वाज़ाई लीनियर, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे log x प्लस का y लग जाए, तो आप क्या बोलोगे इसे बेटा लॉग लीनियर, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वाज़ाई लीनियर या लॉग लीनियर, इसका भी एक बड़ा कंसेप्ट है, जब कराऊंगा तो फिर इसके बारे में डिटेल उस टाइम दूंगा मैं, जब इसको डिटेल पढ़ाऊंगा इसकी। फिलहाल तो सिर्फ मैं गाइस प्रेफरेंसेस ही लिख रहा हूँ। सेवंथ प्रेफरेंस है बेटा हमारे सामने, चलो इसको लिख ही लेते हैं, x प्लस का log y, इसे हम लेंगे लीनियर लॉग मॉडल, ठीक है। एट प्रेफरेंस बेटा हमारे सामने दैट इज यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2x प्लस का y और x प्लस का 2y। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था ना असाइनमेंट में, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। और एक प्रेफरेंस, अच्छा इससे हम क्या बोलते हैं, एल एन सब्स्टिट्यूट, ठीक है बच्चा, एल एन सब्स्टिट्यूट प्रेफरेंस। फिर नाइन्थ प्रेफरेंस है हमारा यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई, इसे क्या बोलते हैं, हाँ जी बताओ जी, इसको क्या बोलते हैं। देखो डिटेल दूंगा तो डिटेल अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल आप इसे बोलोगे एडिक्टिव प्रेफरेंस, एडिक्टिव गुड प्रेफरेंस। जो मान लो अल्कोहल ड्रग्स वगैरह होता है ना, उनमें जो यूटिलिटी प्रेफरेंस यूज होता है वो ये है एडिक्टिव, जहाँ पे बेटा गुड्स, जहाँ पे लत लग जाती है। और ये मत सोचना कि ये ऐसे ही लिख रहा हूँ, 2016 में आया है क्वेश्चन, 2016, और आई थिंक 2016 में भी आया है और 2018 में भी आया है, मुझे याद है 2018 में तो कंफर्म आया है, 2016 में भी आया है, ठीक है बच्चा। उसके बाद में बेटा एक प्रेफरेंस है दैट इज यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स वाई प्लस का एक्स, एक है बेटा यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स वाई प्लस मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई। बेटा मैं यहां से ना स्टार लगा रहा हूं, ये स्टार, इसका मतलब ये बाद में करेंगे, ठीक है, मतलब बाद का मतलब हो गया कि जब सारा पढ़ लेंगे तो इसको करेंगे। ये चांसेस है पेपर में नहीं आए, जो मैं स्टार वाले बनाऊंगा ना, ये चांसेस है कि पेपर में नहीं आए, बट पेपर नहीं आए के चांस है, बट 100% थोड़ी कि नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए। हमें तो तैयारी करनी है ना अपनी, हमें तो तैयार रहना है, देख लेंगे, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट हम तो शक्लें नहीं देखेंगे दूसरे की, क्योंकि तू बता दे भाई मुझे क्वेश्चन, क्योंकि आते ही नहीं होगा किसी को भाई, ठीक है, किसी को नहीं आता होगा क्वेश्चन क्लास में, बट गाइस हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग। ये भी हो गया एक 12th। फिर तो गाइस आप चाहो तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो, क्वेश्चंस बढ़ा सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई,
फिर तो बढ़ा दो गाइस, ठीक है। बट बेसिकली अगर ये 12 क्वेश्चन भी अगर आपने बेटा देख लिए ध्यान से तो गाइस आपके मजे आ जाएंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यदि बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी, तो स्टार्ट करें। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियस बात है इसी वाले प्रेफरेंस से, क्वेश्चन नंबर 1 से। यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। ध्यान रखना, मैं आपको ऑप्टिमम वैल्यू सिखाऊंगा यहाँ पे कि ऑप्टिमम वैल्यू सॉल्व कैसे करते हैं। आप में तो कोई बच्चे होंगे मुझे अभी बोल रहे होंगे अरे सर ये तो हमें भी आता है ना, आता है। या फिर वो बच्चे जो मुझसे सेमेस्टर 3 में या मेरे से टॉपिक नहीं पढ़ा, मान लो मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो भी बोल रहे होंगे अरे ये तो बहुत ईजी है, हम तो ये कर लेंगे। बेटा सबको चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा ये क्वेश्चन देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, यानी इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या क्या चीजें और भी लेकर आ रहा हूँ। यानी दुनिया की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, मतलब दुनिया की मतलब नहीं बात कर रहा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाली दुनिया की, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की जो दुनिया है उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है गाइस, वो सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा, ठीक है बच्चा। तो हम डिस्कस करते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट। सो नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इधर सबसे पहला वाला बच्चा, ठीक है। सबसे पहला वाले करते हैं, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर अल्फा वाई टू द पावर बीटा, ठीक है। थोड़ा आसान करने के लिए ऐसा कर लेते हैं, रीडिंग्स की बात मान लेते हैं, रीडिंग्स बोलते हैं तो जी अल्फा और बीटा जो बराबर होगा और वो हाफ होगा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा जो हो गया वो 1 हो गया, ठीक है जी। तो कहने का मतलब हो गया कि वो कॉब डगलस बोलना चाहते हैं इसको, ठीक है जी। तो अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉब डगलस प्रेफरेंस। बेटा सबसे पहले तो एक बात ये ध्यान रखना, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मान लो अगर ये मैंने अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख दिया रूट एक्स वाई, थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख दिया बेटा मैंने इसको रूट एक्स वाई। तो बेटा सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व, कोई भी आईसी होता है तो बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। कहाँ पे होता है मेरे बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ध्यान से समझना, कोई भी आईसी मतलब ये तो फर्स्ट मोस्ट इंफॉर्मेशन है क्या कि एक्स, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इधर, x be weakly positive, y be weakly positive. This is not for any particular preference. This is for all preferences. ठीक है। इन माइक्रोइकोनॉमिक्स कोई भी गुड कम से कम 0 हो सकता है। इन इकोनॉमिक्स कोई भी गुड बेटा कम से कम 0 हो सकता है, 0 से कम नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये दीज आर दी कमोडिटीज क्वांटिटीज, हम डिमांडर हैं, हम कभी भी नेगेटिव डिमांड नहीं कर सकते बच्चा। तो कम से कम कोई भी गुड 0 हो सकता है, अदरवाइज वो गुड गाइस पॉजिटिव होगा। एंड दिस थिंग्स शोज कि ऑल द आईसीज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चा। ऑल द आईसीज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि जो एक्स और वाई होता है बेटा वो वीकली पॉजिटिव होता है। दिस इज फॉर ऑल प्रेफरेंसेस, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर प्रेफरेंस। एक बात ये हो गई। दूसरा बच्चे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है हमारे साथ में डिस्कशन पे कि जस्ट बेसिकली हम बात करते हैं एक्स और वाई, हमने क्या किया जी, इसका एमआरएस निकाला, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बच्चा हमने क्या निकाला? इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहले तो बच्चों ये डिस्कस कर लेंगे हम लोग, एमआरएस जो है ना तो किसी इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ना किसी मैथमेटिक्स को। इट इज बेसिकली स्लोप, क्योंकि स्लोप बेटा दोनों में ही होता है। या आप मैथमेटिकली बात करो तो बेटा डिवाइड बाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या होता है इसका? एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। अभी करेंगे जजमेंट सारा का सारा, वेट एंड वॉच। और आप शायद जानते हो इसका एम यू एक्स बाई एम यू वाई करते हैं, तो मैंने कहा था ना थोड़े से बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप बेटा इसको अपने आप सॉल्व करके देखो कि एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई क्या निकल के आएगा, वाई बाई एक्स आएगा, ठीक है। पहले में मतलब जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी लास्ट ईयर भी बच्चा बोला कि सर नहीं इस पर रूट भी आएगा, नहीं सॉल्व कर लो, ठीक है। कभी भी डाउट है ना कैलकुलेशन में तो उसको सॉल्व कर लो, फिर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। y बाई एक्स आ गया, यानी एमआरएस एक स्लोप होता है, एमआरएस एक स्लोप होता है, यानी डिवाइड बाई डी एक्स होता है ना जी बच्चा। मैथमेटिकल भी बात कर लो अगर आप, तो एमआरएस एक स्लोप होता है, डिवाइड बाई डी एक्स होता है, और वो बेटा y बाई एक्स है। यानी y बाई एक्स का मतलब हो गया है कि जब आपने एमआरएस या स्लोप निकाला तो स्लोप इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स आया। कैसा आया बेटा? स्लोप वेरिएबल में आया, ठीक है। इस बात को होल्ड रखना, इस बात को भी दिमाग में रखना कि वो वेरिएबल में आया। अब बच्चों आगे बात समझना, जस्ट एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात।
मेरे पास जो MRS है वो y बाय एक्स है, ठीक है जी। मैंने क्या किया, x को बढ़ाया। अब बेटा एक बात बताना, जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना मुझे। मेरा एक इंडिफरेंस कर्व है, मैं भी वैसे तो मैं आईसी अभी बना नहीं रहा, आईसी मैं आखिर में बनाऊंगा। मेरा एक इंडिफरेंस कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, आप जो कि जानते हो, वेल बिहेव्ड कॉप बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसीज होते हैं, ठीक है जी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर मैं एक गुड की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं, एक गुड की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है उसका स्लोप वेरी कर रहा है। ऑब्वियसली बात है बेटा, उसका स्लोप क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। कोई बात नहीं जी, मान लेते हैं हम ये बात कि भाई स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप वेरी कर रहा है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्लोप जो वेरी कर रहा है, तो वो स्लोप क्या हो रहा है, अपना कर्वेचर कैसे चेंज कर रहा है, खुद की वैल्यू को मतलब क्या चेंज कर रहा है, क्या वो स्टीपर हो रहा है या वो फ्लैटर हो रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जरा समझना ध्यान से। एक्स को बढ़ाया, एमआरएस देखने में लग रहा है आपको एक्स को बढ़ाने में एमआरएस कम हो रहा है। एमआरएस कम होने का मतलब स्लोप कम हो रहा है ना, क्योंकि एमआरएस इज नथिंग बट बेसिकली आ स्लोप कम हो रहा है। और आप लोग बेटा बहुत अच्छे से जानते हो, जब स्लोप कम होता है, जब स्लोप कम होता है तो कोई भी डायग्राम जो हो जाता है वो बेटा क्या होता है, जल्दी बताओ, स्टीपर होता है, फ्लैटर होता है। जब आप बेसिकली एक्स को बढ़ा रहे हो, एमआरएस कम हो रहा है, तो वो स्टीपर हो रहा है, फ्लैटर हो रहा है। बेटा फ्लैटर हो रहा है। फ्लैटर का मतलब क्या हो रहा है, मान लो मैंने अपने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे इधर की साइड, इधर, ठीक है जी, और ये y है और ये x है, और आपको बेटा पता है स्टिकली कॉन्वर्स डायग्राम इस टाइप से ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आप पहले इस वाले ऑप्टिमम वैल्यू पर थे, मान लो ये x था आपका, ये y था, आपने क्या किया जी, x को बढ़ा दिया। तो x को बढ़ाने से क्या हुआ, स्लोप आगे बढ़ गया, x को और बढ़ा दिया, स्लोप और आगे बढ़ गया, x को और बढ़ा, स्लोप और आगे बढ़ गया। यानी x को बढ़ाते जा रहे हो तो स्लोप भी x के टूवर्ड जा रहा है। यानी जब आप x को बढ़ा रहे हो तो स्लोप भी x के टूवर्ड जा रहा है, और स्लोप को भी चेंज गाइस बढ़ता जा रहा है। अब देखो ये चेंज फिर मतलब बेसिकली ये चेंज गाइस बढ़ता ही जाएगा, कंपेयर करते जाओ। ये गैप हमेशा, क्योंकि गाइस क्या है, ये फ्लैटर होता जा रहा है, ये चीज फ्लैटर होती जा रही है, एक दिन आ जाएगा हॉरिजॉन्टल चीज है, ठीक है बेटा। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अगर x को बढ़ाने से हमारा स्लोप, हमारा ट्रेड ऑफ टूवर्ड्स एक्स एक्सिस जाता है, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है, जाता है। तो ध्यान रखना, वो जो कमोडिटीज हो जाती है ना बेटा आपकी, वो जो कमोडिटीज हो जाती हैं बेटा, वो गुड कमोडिटीज हो जाती हैं, गुड कमोडिटीज। आप बोलोगे सर ऐसी कहाँ पे बात लिखी हुई है, हाँ बेटा देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी के लिए माननी है, आप कुछ चीजें बेटा अभी के लिए मान लो कि हाँ भाई ठीक है, ऐसी चीजें मान लेते हैं। टूल सिखा रहा हूँ, टेक्निक सिखा रहा हूँ, जब इनको इंप्लीमेंट करेंगे, जब इनको वहां पे फिट करेंगे, आप देखना सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। क्या कि मैंने क्या बोला, दोबारा से करते हैं गाइस, ठीक है। ये हमारा यूटिलिटी था, u इज इक्वल्स टू रूट एक्स वाई, मैंने इसका एमआरएस निकाला एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई, दैट इज वाई बाई एक्स, जो कि वेरिएबल में है, जानबूझ के लिखा है क्योंकि इसका यूज अभी इमीडिएट होगा। एमआरएस ही हो गया, एक्स को बढ़ाया एमआरएस कम हो रहा है, एक्स को बढ़ाने से एमआरएस कम हो रहा है, एमआरएस कम होने का मतलब बेटा स्लोप कम होता है, ठीक है ना। देखो यार इतनी तो मैथमेटिक्स आपको बेटा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अपनी, अगर आप सपना देख रहे हो 9-10 मार्क्स का इन माइक्रो, तो बेटा थोड़ी बहुत तो बेसिक से स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे आपको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स को बढ़ाने से एमआरएस कम हो रहा है, तो बेटा जब एमआरएस कम हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली बात है आपका जो डायग्राम है वो फ्लैटर हो रहा है। फ्लैटर होने का मतलब है वो टूवर्ड एक्स एक्सिस जा रहा है। सोचो अगर ये स्टीपर हो रहा होता तो ये टूवर्ड वाई एक्सिस जा रहा होता, है ना, बट ये फ्लैटर हो रहा तो बेटा टूवर्ड एक्स एक्सिस जा रहा है। यानी इधर जाता तो स्टीपर सेंस से, इधर जाता तो बेटा फ्लैटर सेंस से, ठीक है, फ्लैटर और स्टीपर। और बेटा जब टूवर्ड एक्स एक्सिस जाता है कब, जब एक्स को ही बढ़ा रहे हैं, यानी एक्स को ही बढ़ाया और ट्रेड ऑफ भी टूवर्ड एक्स एक्सिस जा रहा है। इसका मतलब बेटा जो एक्स है ना वो आपकी गुड कमोडिटी है, ठीक है बच्चा। यानी जो कमोडिटी गुड एक्स है, जो गुड एक्स है वो बेटा आपकी गुड कमोडिटी है। इतनी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी, ठीक है, इतनी बात समझ में आगे क्लियरली। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, हमारी इकोनॉमिक्स में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो भी कमोडिटीज होती है बेटा वो दोनों सेम नेचर की होती हैं, या तो दोनों गुड कमोडिटीज होंगी या फिर दोनों बेटा बैड कमोडिटीज होंगी।
मैं रिपीट कर रहा हूं, या तो बेटा दोनों गुड कमोडिटीज होंगी या फिर दोनों बेटा बैड कमोडिटीज होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर x गुड कमोडिटी है तो बेटा y भी क्या हो जाएगी, गुड कमोडिटी। बट मैं इसको थोड़ा सा प्रूफ कर देता हूं आपके लिए। क्या, देखो सेम यही पड़ी, अगर आपने y को बढ़ाया, अगर आपने बेटा y को बढ़ाया तो MRS बढ़ा, MRS बढ़ा तो बेटा स्लोप बढ़ा, और जब बेटा स्लोप बढ़ा तो जो डायग्राम है, ये जो IC है वो बेटा स्टीपर हुआ। स्टीपर होने का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स y एक्सिस। समझ रहे मेरी बात आप लोग, क्लियर है ना आपको ये चीज है मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने y बढ़ाया तो MRS बढ़ा, फिर स्लोप बढ़ा, फिर वो डायग्राम स्टीपर हुआ। जब डायग्राम स्टीपर होता है इसका मतलब हमारा IC टूवर्ड्स y एक्सिस जा रहा है, और कब y एक्सिस जा रहा है, टूवर्ड जब हमने बेटा y बढ़ाया था। इसका मतलब y भी क्या ऐसी कमोडिटी बेटा हमारे लिए अच्छी कमोडिटी, मतलब गुड y इज ऑल्सो गुड कमोडिटी, गुड कमोडिटी। ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब बेटा मैंने क्या बोला, हम एक ही क्वेश्चन पे इतना ध्यान लगा देंगे, फिर ये क्वेश्चन एक बार हो जाएगा, फिर इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आप चुटकियों में कर लोगे। देखो बेटा अगर अच्छे नंबर लाने तो सारी पॉसिबिलिटीज सीखनी है हमें, सारी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर फर्दर एंट्रेंसेस, ठीक है। तो गुड एक्स और गुड वाई, अब मान लो बोथ द गुड्स आर गुड कम्युनिटीज, दोनों को दोनों गुड कम्युनिटीज हैं। तो ध्यान रखना, गुड कमोडिटीज अगर होंगी तो बेटा जो प्रेफरेंस होगा वो कॉन्वेक्स प्रेफरेंस होगा। क्यों, मैं आपको बता भी देता हूँ इस बारे में। बेटा दो ही तरह के प्रेफरेंसेस होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक होते हैं कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स, ठीक है। मैं आपको इधर, ये दो ही तरह के प्रेफरेंसेस होते हैं, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जैसे दो तरह के गुड्स होते हैं ना, दो तरह की कमोडिटीज होती है ना, गुड और बैड, ऐसे बेटा प्रेफरेंस भी दो ही तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको चीजें रीडिंग में ना मिले, या जो बच्चे रीडिंग्स पढ़ रहे हैं वो कहते हैं जी रीडिंग में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बेटा ध्यान रखना, पेपर भी रीडिंग में से नहीं आता, ठीक है। अगर पेपर रीडिंग्स में आता होता ना तो फिर बेटा फिर क्या होता, फिर हर बच्चे के 100 पे 100 मार्क्स आ रहे होते हैं। पेपर रीडिंग में से नहीं आता, टॉपिक रीडिंग में से उठा लेते हैं, फिर उसका एक्सटेंशन पता नहीं कहां से उठा लेते हैं लोग। तो ध्यान से समझना, मैं आपको बस एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं। जो गुड कमोडिटीज होती हैं उनके लिए कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस यूज होते हैं, और जो बैड कमोडिटीज होती हैं उनके लिए कॉनकेव प्रेफरेंसेस यूज होते हैं, ठीक है जी, भूलना मत बेटा, ठीक है। मैंने कहा ना हर एक सेकंड आपको एक नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक नई बात पता लगेगी। क्या, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो गुड कमोडिटीज होती हैं बेटा उनके लिए कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस वर्ड यूज होता है, और जो बैड कमोडिटीज होती हैं बेटा उनके लिए कॉनकेव प्रेफरेंस यूज होता है, ठीक है बच्चा, भूलना मत। अब जरा आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या ही सॉल्व करवाया है, देखो इंटरेस्टिंग बात, मैंने क्या बोला था कि गुड और बैड प्रूफ होगा, किया ना, कितना बढ़िया प्रूफ किया हमने, बिल्कुल दिमाग लगा के बढ़िया से प्रूफ करा है। प्रूफ हो गया, ये भी पॉजिटिविटी आ गई, इसका मतलब बेटा इसका सोल्यूशन क्या होगा, जल्दी बताओ क्या सोल्यूशन होगा इसका बेटा, इंटीरियर सोल्यूशन होगा। बट उससे भी पहले आपने बोला कॉन्वेक्स प्रेफरेंस, बट डायग्राम क्या होगा, डायग्राम का एक नेचर होता है बेटा, देखो प्रेफरेंस इसका नाम है, लेकिन एक डायग्राम का नेचर होता है, नेचर ऑफ द डायग्राम, ठीक है। नेचर ऑफ द डायग्राम का मतलब हो गया मैथमेटिकल लैंग्वेज में डायग्राम कैसा है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव या स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन व्हाट इज अ मैथमेटिकल पार्ट, नॉट इकोनॉमिक्स पार्ट। तो बेटा ध्यान से समझना, अगर ये कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है, अगर ये कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है तो बेटा ये डायग्राम कॉन्वेक्स ही होगा, कॉन्वेक्स कर्व। लेकिन अब आपने बोला मैथमेटिकली कॉन्वेक्स है, ठीक है जी, ये कॉन्वेक्स है। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स को याद करो ईयर 1 की, ठीक है, फर्स्ट ईयर की। कॉन्वेक्स है, कर्व है, ठीक है। अब मुझे छोटी सी बात बताना, कर्व है ये, कॉन्वेक्स है, यहां पे एक नाम आना है, मैं आपको बता दूं तो क्या वो है, स्ट्रिक्टली। मुझे बता दो बेटा, अगर आपको ईयर 1 याद है, सेमेस्टर 1 और 2 याद है, तो वहां पे लिखते थे कॉन्वेक्स कर्व, मतलब कॉन्वेक्स डायग्राम, और आप लिखते थे स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, ठीक है, याद करो। 12th क्लास में भी था, जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 6, 12th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6, आई थिंक 6.5,
ठीक है, और उसके मिसलेनियस क्वेश्चंस थे जहाँ पे आपको कॉन्वेक्स कॉनकेव बोलते थे, और जब वो सिखा रहे थे ना आपको एग्जाम्पल्स में, तो आप वो यहाँ पे स्टिकली वर्ड लगाते थे। और आपने रीडिंग में देखा होगा बेटा, वहाँ पे सिलेस्टर हेमन में कुछ जगहों पे स्टिकली वर्ड लिखा हुआ होता है, कुछ जगहों पे ओनली कॉन्वेक्स लिखा हुआ होता है, कुछ जगहों पे स्टिकली कॉन्वेक्स, कुछ जगहों पे बेटा ओनली कॉन्वेक्स। तो पता है कि ये वर्ड कहाँ से आया है? मैं आपको बता देता हूँ ये चीज आई कहाँ से, स्टिकली। देखो मुझे एक बात बताओ, स्टिकली का मतलब क्या हो गया कि वो जो कर्व है ना कॉन्वेक्स, यानी वो स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो एक बात बताओ, आपने इसका एमआरएस निकाला, आपने बेटा इसका क्या निकाला, एमआरएस। एमआरएस इज नथिंग बट सिंपली अ स्लोप डिवाइड बाय डीएक्स। वो स्लोप किस में आया बेटा, वेरिएबल में। यानी स्लोप होता है डीवाई बाय डीएक्स। डीवाई बाय डीएक्स का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव वेरिएबल में होता है। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, मैं कह रहा हूं जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव वेरिएबल में होता है। मेरे फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव वेरिएबल में होता है। तो इसका मतलब वो जो डेरिवेटिव से पहले, डेरिवेशन से पहले फंक्शन क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा? नहीं। लीनियर रहा होगा? नहीं। क्यों बताओ? अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट आता तो इसका मतलब फंक्शन लीनियर था, है ना। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आया, इसका मतलब नॉर्मल फंक्शन कांस्टेंट था। बट अगर फर्स्ट डेरिवेटिव वेरिएबल में आया है, इसका मतलब जो उसका नॉर्मल फंक्शन है बेटा वो भी वेरिएबल में विद अ व्हाट, विद एटलीस्ट पावर 2, कम से कम क्वाड्रेटिक है, कम से कम पॉलिनोमियल टाइप है, ठीक है। मतलब कम से कम उसकी पावर कुछ ना कुछ तो है जो कि 2 से अलग, मतलब एक तो नहीं है, लीनियर तो बिल्कुल भी नहीं होगा वो, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन जो होगा ना वो स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा, वो क्या होगा, कर्व। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एमआरएस या फिर डेरिवेटिव डिवाइड बाय डीएक्स वेरिएबल में आता है तो इसका मतलब ये हो जाता है, वो वेरिएबल में आने का सेंस कि उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो लीनियर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इट्स बेसिकली अ कर्व। बेसिकली गाइस क्या है, वो कर्व। और जब भी कोई कर्व होता है तो कर्व के आगे जब भी आप नेचर लगाते हो, कर्वेचर का नेचर बताते हो, कर्वेचर का नेचर, तो भाई वहां पे क्या आता है, स्टिकली वर्ड आता है वहां पे, ठीक है। भूलना मत गाइस ये बात, ठीक है जी। अभी और जगह इस्तेमाल होगी तो इसी चीज का मैं बेस बनाऊंगा, आगे इतनी डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा, इसी चीज का बेस बनाऊंगा बेटा मैं आगे। यानी कॉन्वेक्स प्रेफरेंस हो गया, स्टिकली कॉन्वेक्स कर्व हो गया, गुड कॉमोडिटीज हो गए। मुझे बताओ बेटा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा इसका, इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी सोल्यूशन हो गया इंटीरियर, ठीक है मेरे बच्चों। देयर इज अ इंटीरियर सोल्यूशन, ठीक है मेरे बच्चों। क्या सा सोल्यूशन है बच्चों, दिस इज द इंटीरियर सोल्यूशन। अब बात आती है इंटीरियर सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। कंडीशन फॉर इंटीरियर सोल्यूशन क्या होती है कंडीशन इंटीरियर सोल्यूशन की, मैं बताता हूँ क्या है। वो होती है बता टेंजेंसी, ठीक है जी। टेंजेंसी इज दिस कंडीशन फॉर इंटीरियर सोल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला होता है उसका, यहां लिख देता हूं मैं, स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल्स टू बेटा स्लोप ऑफ बजट लाइन। मैं रिपीट करो बेटा, स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। बेसिकली इंडिफरेंस कर्व का स्लोप एमआरएस होता है और बजट लाइन का स्लोप बेटा P1 बाय P2 होता है। दोनों के आगे मोड लगा दो, क्योंकि दोनों के आगे साइन माइनस का साइन होता है, बट माइनस साइन को हटाने के लिए, इग्नोर करने के लिए बेटा हम लोग मोड लगाएंगे जो बेटा इक्वल होता है। अब एक बार बताओ, टेंजेंसी हो गई, टेंजेंसी बेटा यहाँ पे नेसेसरी हो जाएगी। अब बोलो सर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको याद दिला देता हूँ, रीडिंग्स तो होंगी आपके पास। रीडिंग में क्वेश्चन है, इज टेंजेंसी अ नेसेसरी कंडीशन, या कोई आपसे पूछता है कि भाई टेंजेंसी नेसेसरी कंडीशन है, यानी ये कंडीशन नेसेसरी है, तो बोलना यस। और कब बच्चा, ये सब बातें बता देना। कौन सी, ये वाली, कि जब कॉमोडिटीज गुड हो, जब कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस हो और इंटीरियर सोल्यूशन होता है, तो बच्चा टेंजेंसी नेसेसरी हो जाती है। टेंजेंसी नेसेसरी होने के दो ही रीजन हैं, क्या, कॉमोडिटीज का गुड होना जरूरी है, ठीक है जी, कॉमोडिटीज का गुड होना जरूरी है, और प्रेफरेंस का कॉन्वेक्स होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। कॉन्वेक्स का प्रेफरेंस हो जाएगा तो अपने आप डायग्राम जो है कॉन्वेक्स कर्व हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी। अच्छा अब चीजें बहुत आसान है,
ये इधर के बाद तो बेटा बहुत ईजी है। वैसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं आपको कहता जी ऑप्टिमम वैल्यू सॉल्व करो, डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ आप शुरुआत यहाँ से करते। अगर आप में से कुछ बच्चों को आता भी है, अगर क्वेश्चन यही होता, ये मतलब ये होता और लिखा होता जी सॉल्व फॉर ऑप्टिमम वैल्यू। पता है आप लोग क्या करते हैं? अभी इतना ताम झाम नहीं करते, आप सीधा इसका एम एस निकालते जो कि आया था वाई बाई एक्स इक्वल्स टू प्राइस रेशियो करते, और यहाँ से वाई पी टू ऐसे करके पी वन एक्स, या फिर ये एक्स इज इक्वल्स टू पी टू वाई अपॉन में पी वन। आप फटाक से ये निकाल देते। मना नहीं कर रहा बेटा, ये मैं भी यही कर रहा हूँ ना, मैं भी तो यही कर रहा हूँ। बट मेरा पॉइंट ये डिस्कशन करने का रीजन ये है कि ये आया कहां से। एग्जाम में नंबर कट जाएंगे यार आप लोगों के, अगर आप ये नहीं बताओगे। अभी तो वैसे मैंने समझाते हुए तो बहुत सारी बातें कर दी, लेकिन अभी मैं आपको जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वैल्यूएट के जैसा, तो बेटा, और जब हम अपने बेटा नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन बेटा, जब हम अपने ये वाले असाइनमेंट के क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे कि ये कुछ भी है, आप देखना इनमें टू द पॉइंट बात लिखेंगे, फिर समझाना थोड़ी है, फिर तो एग्जामिनर को थोड़ी ना समझाना है आपको, उसको तो आती सब चीजें। ठीक है, तो हम बेटा हम सब चीजें तब करेंगे। बेसिकली x इज इक्वल्स टू पी टू इंटू वाई अपॉन में पी वन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ पुट द वैल्यू of x in budget constraint। ठीक है बेटा, और क्या था बजट कंस्ट्रेंट मेरे बच्चों? P1x P2y इज इक्वल्स टू m। ठीक है बेटा, P1x प्लस P2y इज इक्वल्स टू m। ये वैल्यू उठा के यहां रख दो। क्या आया जी यहां पर? P1 इंटू P2y बाय P1 प्लस का P2y इज इक्वल्स टू m। P1 से P1 गया, P2y प्लस P2y इज इक्वल्स टू m, या फिर 2P2y इज इक्वल्स टू m, या y इज इक्वल्स टू m अपॉन में 2P2। है ना बच्चा, इजी? अब तो देखो इजी है यार। अब ये वैल्यू आप उठा के यहां रख दो इधर, तो जी क्या होगा? यानी x की वैल्यू थी हमारे सामने P2 बाय P1 y, और y की वैल्यू आई है m अपॉन में 2P2। ये उठा के मैंने यहां रख दी, तो x की वैल्यू आ गई P2 बाय P1, यह आया m अपॉन में 2P2, यहां से ये कैंसिल आउट, दैट इज m अपॉन में 2P1। ठीक है बच्चा, तो दिस इज दी x। तो ये आपकी y की वैल्यू बेटा, ये आपकी x की वैल्यू। ठीक है जी, आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया तो चलो इजी है। ये x था, ये y था, ये बजट लाइन बनाई, ये IC बनाया, दिस इज y स्टार, दिस इज x स्टार। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं मैं आपको। यू नो x इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, सिमिलरली y इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम। ठीक है जी, बेसिकली x इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, एंड सिमिलरली y इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम। ध्यान रखना, जब बेटा ऑप्टिमल या डिमांड जो वैल्यूज है, डिमांड फंक्शंस प्राइस और इनकम का फंक्शन होते हैं, तो आप उन्हें बेटा मार्शेलियन डिमांड बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा इन्हें आप? मार्शेलियन डिमांड। मान लो एग्जामिनर को आपसे दुश्मनी हो रही है, ठीक है, वो क्या था जी नंबर दिला आने नहीं देने बच्चों के, तो पता है क्या कह रहेगा? क्वेश्चन तो पुराना जैसा ही होगा, क्वेश्चन तो इजी होगा, बट वो ना टर्म्स बदल देंगे। अब कंफ्यूज वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोलेगा जी सॉल्व फॉर मार्शेलियन डिमांड, बच्चे फंस जाएंगे यहाँ पर आते ही, एकदम कहेंगे भाई ये क्या पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, तो डोंट बी अपसेट, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से इसको समझ लो, बढ़िया से समझ लो। हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके पीपल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको लिस्ट बताई है क्वेश्चन की, एक बार देख लीजिए इसको। देखिए अभी के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अभी के लिए, बट जो मेरा नॉर्मल क्लासेस है, जो पूरी सीरीज है, वो तो आपको मिलेंगे, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस, पर मैं अभी गाइस आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में यूटिलिटी इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस का वाई। ठीक है जी, u इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस का वाई। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें इसलिए इसको मैं कर रहा हूं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहली बात तो ये समझ लो बच्चा
कि जो x है यहाँ पे उसकी जो पावर है वो बेटा बेसिकली जो x है यहाँ पे वो नॉन लीनियर है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या है वो? नॉन लीनियर। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, वो क्या है? नॉन लीनियर, क्योंकि उसकी जो पावर है वो x से कम है। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो न्यूमेरिकल मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो y है वो लीनियर है। चलो जी, ये तो मैथमेटिकल दिख गया। अब इकोनॉमिक्स क्या कहती है दोनों जगहों पर? इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर कोई ऐसा प्रेफरेंस है जो इसमें एक लीनियर और एक नॉन लीनियर हो, ठीक है, तो उसमें जो नॉन लीनियर है वो नेसेसरी कमोडिटी हो जाएगी। नेसेसरी कमोडिटी, ये इकोनॉमिक्स कहती है, और इकोनॉमिक जो ऑथर्स ने बोल दिया वही ठीक है। क्योंकि गाइस अभी के लिए ये बात मानना इसलिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे हम लोग उसमें प्रूफ भी हो जाएगा, आगे चलकर ये प्रूफ भी हो जाएगा, इसलिए ये पहले प्रूफ हुए उसके बाद ये स्टेटमेंट बनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रूफ बाद में होते हैं उनका जो रिजल्ट थे वो पहले ही आपको बता देता भी चल रहा हूँ। ठीक है, जो लीनियर है बेटा वो लग्जरी गुड होगा, लग्जरी कमोडिटी। ठीक है बच्चा। अच्छा एक बात बताओ, जब कमोडिटी नेसेसरी होती है और जब कमोडिटी बेटा लग्जरी होती है, यानी दोनों ही केसेस में जो कमोडिटी है बेटा वो गुड होती है ना, अच्छी होती है ना। दोनों ही केसेस में बेटा जो कमोडिटी होती है वो गुड ही होती है। मतलब नेसेसरी गुड मतलब मान लो फूड है, क्लॉथ है, शेल्टर है, वो नेसेसिटी है हमारी, तो वो तो गुड है ना, वो तो बैड कैसे हो सकती है, वो तो गुड है। और जो लग्जरी है बेटा वो तो अपने आप गुड ही होगी, बुरी तो हो ही नहीं सकती। कोई बेकार चीज का ऑप्शन ना बोलो लग्जरी, जिसे आप लग्जरी मान ही रहे हो ना तो अच्छी कमोडिटी है। और जब दोनों कमोडिटीज गुड हो गई, जब बेटा दोनों कमोडिटीज गुड हो गई तो मेरे बच्चों बता दो प्रेफरेंस कैसा हो गया, जल्दी बताओ। मैंने कहा था ना लिंक करूंगा चीजों को। अभी हमने दोनों कमोडिटीज को गुड बोला है, अच्छी कमोडिटीज बोला है, तो बेटा प्रेफरेंस कैसा हो गया? कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को? हाँ जी, कॉन्वेक्स प्रेफरेंस, कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। और आप लोग जानते हो बेटा कॉन्वेक्स प्रेफरेंस के सॉल्यूशन कैसा होता है? अभी अभी आपको याद है ये गुड कमोडिटीज कॉन्वेक्स प्रेफरेंस सॉल्यूशन कैसा था? इंटीरियर। लिख दूं जी यहाँ पे इंटीरियर, इंटीरियर सॉल्यूशन, इंटीरियर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, इंटीरियर सॉल्यूशन। अच्छा आप लोग जानते हो जब इंटीरियर सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है जी? कंडीशन होती है इसकी, क्या? MRS इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। इसे आपके बोलते हो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसे बोलते हैं बेटा टेंजेंसी। इतनी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी? ये यानी आप एक चीज इंटरेस्टिंग बात है कि MRS इक्वल टू प्राइस रेशियो डायरेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब ये दो तीन चीजें लिखकर आप देखो चीजें मैं कम करता गया हूं, लेकिन मैं एक तरीका और लिख रहा हूं। ये तो एक पार्ट हो गया, इसका एक अल्टरनेटिव वे भी है। क्या? तरह समझना बेटा ध्यान से। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहां के बाद से तो कैलकुलेशन आपको पता है, मतलब ये इसके बाद की कैलकुलेशन बेटा मैं इसके जो अल्टरनेटिव पार्ट है उसमें करूंगा, बट इसके बाद तो आपको पता ही है। जैसे कि यहाँ पे हुआ था, इधर भी क्या हुआ था? MRS इक्वल टू प्राइस रेशियो हुआ था, फिर आपने MRS निकाला था और MRS में बेटा आपने जो वैल्यू निकल के आई थी उससे कर करा के बजे लाइन में पुट किया तो आपको बेटा आंसर मिल गया था। याद है ना आपको? इधर सिमिलरली बेटा यहाँ भी आप ऐसे ही होगा, लेकिन मैं इसका पहले अल्टरनेटिव कर रहा हूँ और अल्टरनेटिव को पार्ट को पूरा सॉल्व कर लूंगा मैं, तो ये आपका वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। बेटा यूटिलिटी ये था। पहली बात तो मैं आपको एक एक करके चीजें बता देता हूँ। एक्चुअल बात जो है, जो भी वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्रीज है या डेवलप्ड कंट्रीज, सॉरी डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, उन कंट्रीज में अगर कोई प्रेफरेंस यूज होता है तो बेटा ये होता है √x प्लस का y। क्यों? कोई भी गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों चीज रख के देती है सामने। क्या कहती है कि भाई एक नेसेसरी गुड बताओ जो तुम नॉर्मल कंज्यूम करते हो और एक साथ साथ लग्जरी भी बताओ। अब आप देखना मेरी सब बातें आगे कंप्लीट होंगी, जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ना फिर मैं कुछ स्टेटमेंट दूंगा यहाँ पर। सबसे पहले गाइस फर्स्ट मोस्ट इंफॉर्मेशन, आप MRS निकालो इसका 1/2 √x है ना, ये आया। उससे भी पहले बेटा जैसे कि अभी आपने बोला कि जो x है वो नेसेसरी गुड है और जो y है वो लग्जरी गुड है, मतलब कम्युनिटी। ठीक है बेटा, लग्जरी और नेसेसरी वाली चीज है। अब बेटा वही इंफॉर्मेशन x को बढ़ाओ तो बताओ जी MRS पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कम होएगा नहीं होगा?
हाँ जी मेरे बच्चों, x को बढ़ाने से एम आर एस कम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा। और एम आर एस कम होने का मतलब क्या होता है? स्लोप कम होना। और स्लोप कम होने का मीनिंग क्या होता है मेरे बच्चों? डायग्राम टूवर्ड एक्स एक्सिस जा रहा है, इसका मतलब हाँ जी प्रेफरेंस कैसा हो गया? कॉन्वेक्स प्रेफरेंस हो गया। यार ये तो बात स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताई थी यहाँ पर, इधर अगर आप इस साइड देखें ये तो था इधर कि x को बढ़ाने से कहाँ गया, ये रहा, x को बढ़ाने से एम आर एस कम होता है तो आपकी कॉन्वेक्स प्रेफरेंस हो जाता है इधर। ये बात करूँ, अगर x को बढ़ाने से एम आर एस कम होता है तो कर आके प्रेफरेंस कैसा हो जाता है बेटा? कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। ठीक है, अब क्या है, अब इतना ताम झाम डिस्कस नहीं कर रहा मैं, हल्की हल्की चीजें कंफर्म होती जाएंगी तो मैं कम करता जाऊंगा। तो बेटा x को बढ़ाने से अगर एम आर एस कम होता है तो आप क्या बोलोगे उसे? कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। अच्छा एक बार बताओ बेटा, प्रेफरेंस तो कॉन्वेक्स हो गया, कर्व कैसा होगा? कर्व भी कॉन्वेक्स ही होगा, लेकिन क्या स्टिकली होगा या सिंपल कॉन्वेक्स कर्व होगा? अच्छा ऐसे बताओ, इसका एम आर एस आया है 1/2√x, वेरिएबल या नॉन वेरिएबल? वेरिएबल में। और जब भी एम आर एस मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डिवाइड बाई डी एक्स, बट जब भी डिवाइड बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव वेरिएबल में आता है, जब भी ये सब चीजें वेरिएबल्स में आती हैं, इसका मतलब ये फंक्शन नॉर्मली लीनियर नहीं रहा होगा। जब ये लीनियर नहीं रहा होगा तो जितने भी नॉन लीनियर फंक्शंस होते हैं ना, नॉन लीनियर, तो बेटा आप उनके आगे स्ट्रिक्टली वर्ड लगाते हो, दिस इज द स्ट्रिक्टली। ठीक है बेटा, आप क्या लगाते हो उनके आगे? स्ट्रिक्टली वर्ड, दैट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कर्व। अब बच्चे बताओ, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कर्व, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स प्रेफरेंस हो गया, ठीक है जी, और कॉन्वेक्स प्रेफरेंस तो है ही यहाँ पर। और आपने बेटा अगर बेसिकली एम यू एक्स निकाला है इसका तो वही पॉजिटिव ही दिख रहा है क्योंकि माइनस साइन तो है ही नहीं कहीं पर भी, और एम यू वाई निकाला तो वही पॉजिटिव दिख रहा है बेटा। ठीक है जी, तो कॉमोडिटीज कैसी हो गई? गुड कॉमोडिटीज, क्योंकि वो यार वो तो मैंने कॉन्वेक्स लिख दिया था, वो तो उधर भी क्लियर हो गया था। मुझे बताओ बेटा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? इंटीरियर सोल्यूशन। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? इंटीरियर सोल्यूशन। और कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी? कंडीशन हो जाएगी टेंजेंसी, जो कि नेसेसरी हो जाएगी अब, और ये आ जाएगा एम आर एस इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। ठीक है बच्चा जी, एम आर एस इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, एम आर एस इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। बात समझ में आती है बेटा आपको इतनी मेरी क्लियरली? तो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे एम आर एस आपका था यहाँ पे 1/2√x इज इक्वल टू P1/P2 है ना जी, मतलब 1/2√x इज इक्वल टू P1/P2। और आपने बेटा इसको सॉल्व किया, थोड़ा स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये आया 1/4x इज इक्वल टू P1² स्क्वायर, जो बन गया x इज इक्वल टू P2² 4P1²। ठीक है बेटा, यही होगा ना, x इज इक्वल टू P2² 4P1²। अब शायद आपको पता होगा क्या किया था हम लोगों ने, x की वैल्यू यहाँ से आ गई, यानी इसको इक्वेट करके एक फंक्शन मिला, x की वैल्यू मिली। वैसे तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे इनकम नहीं है, तो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x, बट हमें y भी चाहिए अभी। तो फॉर y वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन बजट लाइन, इन बजट इक्वेशन। ठीक है बच्चा, दैट इज P1x P2y इज इक्वल्स टू m। आपने यहाँ बेटा x की वैल्यू पुट करी इधर, P1 ये रहा, दैट इज P2² 4P1² प्लस का P2y इज इक्वल्स टू m। ठीक है, और आपने बेटा यहाँ पे इसको यहाँ से कट कर दिया, तो बचा क्या यहाँ पर? इधर बचा P2² 4P1 प्लस का P2y इज इक्वल्स टू m। और इसको बेटा नेक्स्ट पेज पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, या इधर से लिख देता हूँ पहले तो मैं, P2y इज इक्वल्स टू m माइनस का P2² 4P1। ठीक है बच्चा, P2y, अब तो y और सॉल्व होके आ जाएगा 4P1 m माइनस का P2² 4P1 P2, यही आएगा निकल के, यस 4P1 m माइनस का P2²
4p1 p2, क्योंकि ये जो p2 था ये इधर था, यहाँ इधर था, वो यहाँ चला गया। ठीक है बच्चा, यानी अब आपका ये आंसर आ गया। x का आंसर था p2 स्क्वायर बाय 4p1 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी बेटा? बढ़िया बिंदास। यानी आप देख भी लो हमने करा क्या एक बार और अच्छे से। ये हमारे पास में न्यूमेरिकल था u इक्वल्स टू रूट x प्लस का y, x और y, x नेसेसरी है और y लग्जरी गुड है। आपने इसको सॉल्व किया, x बढ़ने पर एमआरएस कम होगा तो कॉन्वेक्स प्रेफरेंस होगा, कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है तो कॉन्वेक्स जो कर्व होगा। ठीक है, और एमआरएस जब वेरिएबल में तो बेटा यहाँ पे स्टिकली वर्ड आ जाएगा। बेटा गुड कॉम्बिनेटिव होंगी क्योंकि कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है, और बेटा सोल्यूशन इंटीरियर होगा क्योंकि ये सब चीजें इंटीरियर सोल्यूशन शो करती हैं। और जब इंटीरियर सोल्यूशन होता है बेटा उसकी कंडीशन होती है टेंजेंसी, जो कि नेसेसरी हो जाएगी बिकॉज एम आर इक्वल टू प्राइस रेशियो, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। फिर आपने यहाँ बेटा इसको इक्वल किया, एंड आपने यहाँ से x निकाला, उसको आपने बजट लाइन में पुट किया, देन यू विल गेट फाइनल वैल्यू ऑफ y। सो फाइनली यू हैव अ वैल्यू y and x, बट I'm little bit confused here about this solution. मतलब as an student, not as a teacher. I'm confused as a student, not as a teacher. अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं ये कहूंगा क्या ये फाइनल आंसर है, तो मेरे टीचर बोलेंगे नहीं। मान लो आप कहते हो कि सर क्या फाइनल आंसर है, मैं बोलूंगा जी नहीं। क्यों? रीजन इस बात का, बातें सारी सही हैं क्या कि P1 भी पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली बोल देते हैं, P2 भी पॉजिटिव है, इनकम भी पॉजिटिव है, हर चीज पॉजिटिव है। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेकिन ये जो बीच में माइनस साइन है ना, ये दिक्कत कर गया भाई हमें, ये हमें दिक्कत कर गया। क्यों? क्योंकि गाइस सबसे पहली बात तो ये कि वैल्यूज अननोन है, जो वेरिएबल्स है ना, जो वैल्यूज है P1 P2 और M, ये अननोन है। आपने जो x और y निकाला वो भी इन्हीं का फंक्शन निकाला जो अननोन है। अब वो जो अननोन है कभी तो नोन होंगी, कभी तो गिवन होंगी। तो अब मुझे बताओ क्या फाइनल आंसर यही रहेगा? नहीं बेटा, यहाँ पे अगर वैल्यूज नोन हो गई तो वो नोन वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। अगर वैल्यूज नोन हो गई, वैल्यूज आ गई, मिल गई, हमें प्रोवाइड हो गई, तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्या ये इनफाइनाइट तरीके के आंसर आ सकते हैं? नहीं नहीं, आंसर बेटा टू टाइप के आ सकते हैं। क्या मतलब? दो केसेस बनेंगे यहाँ पर। क्या गाइस समझना, केस नंबर 1। सबसे पहली बात गाइस, केस नंबर 1 ध्यान से समझना सब चीजों को। केस नंबर 1 में क्या कहना चाहता हूं इधर, मान लो 4p1m माइनस का p2 स्क्वायर, ओनली ऊपर वाली वैल्यू। p1 p2 तो गाइस पॉजिटिव है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अगर ये आंसर वेरी करेगा तो न्यूमेरेटर की वजह से करेगा। मान लो ये वैल्यूज ऐसे गिवन है कि इनकी कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर नेगेटिव आ रहा है। मतलब फाइनल वैल्यू वगैरह अब जो रख भी लेते हो y की वैल्यू, तो y की वैल्यूज मतलब p1 p2 और m की वैल्यू पुट करने के बाद बेटे ये नेगेटिव आ रहा है। मुझे बताओ एक बात आप लोग, हमने अभी सबसे पहली बात क्या करी थी कि इन इकोनॉमिक्स कोई भी कमोडिटी होती है वो नेगेटिव नहीं होती है ना बच्चा? कोई भी कमोडिटी नेगेटिव बेटा नहीं होती। क्वेश्चन के हिसाब से वाई जो गुड है वो लग्जरी गुड है। क्वेश्चन के हिसाब से जो वाई है वो कैसे गुड है मेरे बच्चों? लग्जरी गुड है। अब अगर लग्जरी गुड की डिमांड नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब यही होगा ना, मैं गरीब आदमी हूँ यार, बेसिकली लग्जरी गुड मैं नहीं खरीद पा रहा। मैं गया हूँ दुकान पे, दुकान वाला उल्टा ही कहता है कि यार तेरे पास तो पैसे नहीं, पहले कमा। तो कहने का मतलब क्या, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव वाला फॉलो नहीं करेंगे, कम से कम कोई वैल्यू जीरो हो जाती है। यार मैं अगर एक मान लो जैगुआर कार लेने गया हूं, तो जैगुआर कार नेगेटिव थोड़ी नहीं लेकर आऊंगा मैं। हाँ बताओ, नेगेटिव लेकर आऊंगा? नहीं, मैं जाऊंगा, अफोर्ड नहीं हो पाएगा तो कम से कम कितनी लेकर आऊंगा कार? वो जीरो। जीरो हो गई जी। गुड बाई की डिमांड कितनी को? जीरो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in budget line, put the value of y in budget line। ठीक है बच्चा, तो मैंने क्या करा यहाँ पे पुट कर दी मैंने इधर। सो p1x प्लस का p2y इज इक्वल्स टू m, मैंने बेटा यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी। सो p1x इज इक्वल्स टू m, और x आ गया बेटा m बाय p1, y यहाँ पे 0। अब बेटा मुझे एक बात छोटी सी बताओ, अभी थोड़ी देर पहले x को आपने क्या सॉल्व किया था? ये था, क्योंकि y ये था। बट जब आप ये कह रहे हो कि सर इन केस कि मैं y को 0 ले रहा हूं, मैं y को नहीं ले रहा, और मैं लेते ही 2 गुड्स था, मेरी इनकम होती ही 2 गुड्स में डिवाइड, 2 गुड्स की कंजम्पशन में, 2 गुड की कंजम्पशन के खर्चे में डिवाइड होती थी। और जब एक गुड का खर्चा कुछ है ही नहीं, 0 हो गया, तो बेटा सारा का सारा गुड की कंजम्पशन कहां पे हो जाएगी? गुड एक्स पर। मतलब इनकम कहां पे सारी खर्च हो जाएगी? गुड एक्स पर। तो आंसर रेडी कर गया बेटा। इतनी बात समझ में आती है आपको? दिस इज द केस नंबर 1। ठीक है, मैं भी आपको और डिटेल दूंगा बेटा।
गाइस दिस इज द केस नंबर 2। बात समझ में आती है आपके? केस नंबर 2 है ये। अब जरा ध्यान से समझना गाइस, इधर केस नंबर 2 क्या कहना चाहता है इधर। बेसिकली बेटा केस नंबर 2 ये बोलता है कि मान लिया पहला वाला केस में नेगेटिव था, बट ये भी तो हो सकता है कि कुछ वैल्यूज ऐसी हो जो पॉजिटिव हो जाए। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पॉजिटिव है तो फाइन, ये वैल्यू आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू ये हो जाएगी, x की वैल्यू जिस जो थी ये वही होगी। तो एक आंसर बेटा ये हो गया। तो फाइनली आपको कंक्लूजन मिला क्या? आपको कंक्लूजन ये मिला यहां पर, कंक्लूजन कि जो x है जो कि नेसेसरी था वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। अब देखो x या तो p2 स्क्वायर बाय 4p1 स्क्वायर है या फिर x m बाय p1 है। यहाँ पे मतलब x या तो x m बाय p1 है या फिर x आपका p2 स्क्वायर बाय 4p1 स्क्वायर है। मतलब x कभी जीरो नहीं है, तो x तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, बट y आपका वीकली पॉजिटिव है। क्यों? y एक बार आपका पॉजिटिव है और एक बार आपका जीरो है। तो यानी कंबाइंड पॉसिबिलिटीज, मैंने कहा ना सारी पॉसिबिलिटीज, दो ही केस बन सकते हैं बच्चों। तो कंबाइंड पॉसिबिलिटीज क्या होगी बेटा कि जो x है वो पॉजिटिव है स्टिकली और जो y है वो वीकली पॉजिटिव है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो x है वो स्टिकली पॉजिटिव है और जो y है बेटा वो वीकली पॉजिटिव है, क्योंकि x हमारा नेसेसरी गुड है। अब बेटा एक बात बताना छोटी सी मेरे को, यहाँ पे मैंने आपसे ये चीज बोली है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो पुअर कंट्रीज होती हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं जो डेवलपमेंट कर रही होती हैं अपनी इकोनॉमी का, उन कंट्रीज में ये प्रेफरेंस यूज होता है। ठीक है जी, कौन सा कि हम एजेंट्स को दो तरह के गुड्स की बात करेंगे। एक ऐसा गुड जो उसके लिए नेसेसरी है, जो किसी भी कीमत पे जीरो नहीं हो सकता, और एक ऐसा गुड जो लग्जरी है, जो कभी जीरो हो सकता है और कभी पॉजिटिव हो सकता है। अब मुझे छोटी सी एक बात बताना बच्चा, एक लग्जरी गुड है, लग्जरी गुड, और लग्जरी गुड का केस नंबर 1, मतलब केस नंबर 1 बना है जहां पे लग्जरी गुड जीरो है, और जो मेरा नेसेसरी है, मान लो मेरा फूड है, वो मेरी इनकम पे डिपेंड है, फूड या शेल्टर, ठीक है, जो मेरी बहुत ज्यादा नेसेसिटी है वो मेरी इनकम पे डिपेंड है। मतलब अगर इनकम कम होगी तो मैं खाना भी कम खाऊंगा। कोई लोग कहते हैं ना कि भाई खाना से इनकम का क्या लेना देना, नहीं बच्चा, अगर इनकम कम है ना मेरी तो मैं खाना भी कम खाऊंगा, क्योंकि खाना जो फूड है, फूड की कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड कर रही है। अगर हम 4 चपाती खा रहा था मैं एग्जाम्पल, और इनकम मेरी कम है और मैं अब दो ही चपाती अफोर्ड कर रहा हूँ, या फिर मैं 2 टाइम का खाना नहीं 1 टाइम का खाना अफोर्ड कर रहा हूँ, तो बेटा मैं 1 ही टाइम का खाना खाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया, नेसेसरी गुड कुछ भी हो जाए, जीरो नहीं हो सकता, बट कम से कम कुछ भी हो सकता है, और लग्जरी गुड जीरो हो सकता है। इसका मतलब जब लग्जरी गुड जीरो है, दैट मीन्स एजेंट कौन है, पुअर। कौन है एजेंट मेरे बच्चा, गरीब आदमी है। मैंने कहा ना जो कंट्रीज डेवलपिंग होती है उनके लिए। सोचो आज मैं गरीब हूं क्योंकि मैं लग्जरी नहीं ले पा रहा। बड़े लग्जरी का मतलब बिल्कुल नहीं होता जैगुआर कार, BMW या प्राइवेट जेट या कोठी या बंगलो, नहीं ये नहीं होता। लग्जरी का मतलब होता है जिसको मैं अभी आज अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ठीक है, मान लो छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं मेरे पास वो जैगुआर कार नहीं है। अच्छा मैं बार बार जैगुआर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे वो खरीदनी है, ड्रीम है मेरा वो, ठीक है, सपना है मेरा वो लेने का, जैगुआर कार नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई जो जिसे मैं लग्जरी मानता हूँ वो लग्जरी नहीं है मेरे पास। ठीक है, इसका मतलब मैं खुद को उस लग्जरी को कंज्यूम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से गरीब मान रहा हूँ। गरीब का मतलब ये नहीं कि झोपड़ी में रहता हूँ, गरीब का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही गरीब हूँ, नहीं। गरीब का मतलब ये हो गया कि हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है, पैसा कमाना है। पैसा बेटा वही कमाता है जो खुद को गरीब मानता है, और क्योंकि जो उसके पास पैसा होता है वो उसको कम दिखता है, उसको पता है कि अगर वो पैसा काम नहीं करेगा और वो पैसा एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा, तो बेसिकली पुअर पीपल कौन होते हैं, जो लग्जरी गुड कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, जिन्हें वो लग्जरी मानते हैं वो खुद को गरीबी मानते हैं बेटा। अब एक बार बताओ, मेरे पास जैगुआर नहीं, मैं खुद को गरीब मान रहा हूँ, जिसके पास जैगुआर है वो पता है क्या, फिर उसका जो ड्रीम है, जो उसकी कोई सपना होगा, ड्रीम होगा, मुझे वो चीज चाहिए, अगर वो उसके पास नहीं तो वो भी खुद को गरीब मानेगा। ये बड़ी इकोनॉमिक साइकोलॉजीज है। ठीक है, आप इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस इतना समझना जैसे मैं बता रहा हूँ। पुअर जहाँ कोदाई लीनियर प्रेफरेंस में जो केस 1 होता है पुअर का होता है, और जो केस 2 होता है ये वाला केस नंबर 2, जहां पे जो लग्जरी गुड है, अब सोचो मैं जिसको लग्जरी मानता था आज वो लग्जरी में ले सकता हूं। मैं जिस कमोडिटी को बेटा लग्जरी मानता था मैं आज उस लग्जरी को कंज्यूम कर सकता हूं। और जो मेरी नेसेसरी है अब वो मेरी इनकम से इंडिपेंडेंट हो चुका है, इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों, अब नेसेसरी गुड है, फूड है, और फूड तो मैं
एक लिमिट तक मैं देख रहा था, अब बेटा वो लिमिट क्रॉस हो गई, मेरी इनकम बहुत अच्छी हो गई। अब फूड को मैं कंज्यूम करूंगा जितना मुझे खाना है, लिमिट से क्रॉस नहीं करूंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं बहुत अमीर तो मैं ज्यादा खाना खाऊंगा, नहीं, एक लिमिटेड फूड खाऊंगा। ठीक है बच्चा, तो ये जो है ये रिच वाला केस है, रिच एजेंट्स का केस। ठीक है बच्चा, यानी मैं फिर रिपीट करता हूँ, केस नंबर 1 पुअर को रिप्रेजेंट करता है, केस नंबर 2 बेटा रिच को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चा, यानी अगर x पॉजिटिव y 0 तो एजेंट पुअर है, और x तो है पॉजिटिव बट y पॉजिटिव तो एजेंट रिच है। ये बेटा ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और तो बेटा आज के लिए हम इतना रखते हैं इस जो है लेक्चर में। ठीक है जी, अब आपको जैसे पता ही है 4 से 5 लेक्चर, मतलब अब अगर मुझे 5 लेक्चर चाहिए थे इसके लिए, तो मुझे 4 लेक्चर सब और चाहिए 4 घंटे के, बेसिकली ये टॉपिक मेरा पूरा हो जाएगा। सो फाइनली अब ये है कि आपको कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके बेटा आप वहाँ पे भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। ये लेक्चर बेटा यूट्यूब पे है एज वेल एज बेटा हमारे एप्लीकेशन के सेक्शन में। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट होगा बेटा बताना, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है मेरी पहले वाली वीडियो देखना फॉर द ज्वाइनिंग बेटा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होंगे बेटा वो आपकी एप्लीकेशन, मतलब जो हमारी सैमिको क्लासेस की एप्लीकेशन है बेटा उस पर अपलोडेड है। ठीक है, फीस के रिगार्डिंग आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक बेटा।